हेलो डियर एस्पिरेंट्स एंड वेलकम टू एडुटैप। तो गाइस, अगर आप यूपीएससी ईपीएफओ 2026 की तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो दिस वीडियो इज़ फॉर यू गाइज। हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की है, विजय सीरीज, जिसमें हम आपको कंप्लीट सिलेबस कवर कराने वाले हैं विद इन 10 आवर्स। तो इन 10 घंटों में हम मेजॉरिटी ऑफ द इंग्लिश है उसको हम टच करेंगे यहाँ पर, और बहुत ही डिटेल में बेसिक से करेंगे। तो दिस इज़ पार्ट 3 ऑफ योर विजय सीरीज। अगर आपने पहले 2 लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो उनको जाके ज़रूर देखिएगा, बिकॉज दे विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर योर प्रिपरेशन एंड फॉर योर फॉर योर फंडामेंटल्स ऑफ द लैंग्वेज। चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप यहाँ नहीं हैं तो। और गाइस, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपने फ्री कोर्स के बारे में बताना चाहता हूँ। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये कोर्स आपको मिल रहा है। आपको बस 30 सेकंड्स लगाने हैं अपने टाइम के और आपको फ्री कोर्स मिल सकता है। आपको क्या करना है गाइस, आपको अपने ब्राउज़र पे जाना है, और अपने ब्राउज़र पे जाके बस आपको टाइप करना है edutap.in, edutap edutap.in। और जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे आप सीधा हमारे लैंडिंग पेज पे आ जाएंगे, और यहाँ पे दिखेंगे आपको आपके ईपीएफओ कोर्सेज। इन पे क्लिक कीजिए, नीचे आइए, और ये रहेगा, देखो ये हमारा मास्टर कोर्स है जो हम ऑफर करते हैं स्टूडेंट्स को। बट यही मास्टर कोर्स आपको 2 दिन के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है गाइज। ये रहा 2 डे डेमो मास्टर कोर्स। आप गाइज इस पे जाएंगे, इस पे क्लिक कीजिए, तो आपको इस 2 दिन के लिए ये मास्टर कोर्स बिल्कुल फ्री अवेलेबल है आपके लिए। आप इसमें इसको परचेज कीजिए बिल्कुल फ्री। इसमें आपको सारी कॉन्सेप्ट क्लासेस, कॉन्सेप्ट नोट्स, करंट अफेयर्स मैगजीन, सॉल्व पीवाईक्यूज, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, करंट अफेयर्स मॉक टेस्ट, ये सब आपको मिलता है इसके अंदर 2 दिन के लिए। अब ये 2 दिन के लिए क्यों दे रहे हैं गाइज हम? 2 दिन का क्या लॉजिक है गाइज? हम अपनी क्वालिटी आपके सामने रखना चाहते हैं कि आप आइए, आप पहले हमारे किसी भी सब्जेक्ट में आप हमारे कंटेंट क्वालिटी देखिए। आपको अगर अच्छा लगे, आपको लगे कि ये आपके लिए यूज़फुल है, बेनिफिशियल है, तो ही आप अपना डिसीजन बनाइए कि मुझे इस कोर्स में एनरोल करना है या नहीं करना है। दैट इज़ द पर्सपेक्टिव। तो ये बिल्कुल फ्री डेमो कोर्स है। यहाँ से आप अपना ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हो, नीचे आके आप अपना आपको देख सकते हो आपको क्या क्या इसके अंदर अवेलेबल मिलता है। तो हर चीज़ यहाँ पे आपको मिलेगी, सबकी आपको डेमो क्लासेस यहाँ पे मिल जाएंगी, और बाकी पूरा कंप्लीट जो मास्टर कोर्स होता है वो आपको यहाँ मिलेगा, एंड दिस इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आइए गाइस, कम जॉइन अस। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, नहीं तो मैंने आपको सिंपल तरीका बता दिया। ब्राउज़र पे जाइए अपने, और बस टाइप कीजिए edutap.in, और सीधा आपको ईपीएफओ कोर्सेज में आपको ये कोर्स मिल जाएगा। सो कम जॉइन अस, स्ट्रीमलाइन योर प्रिपरेशन एंड मेक योर जर्नी कंस्ट्रक्टिव एंड फ्रूटफुल फॉर योरसेल्फ। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं गाइस। सबसे पहले हमें जो हमने लास्ट लेक्चर में हमने जहाँ तक कवर किया था, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में क्या बताया था गाइस, कि सब्जेक्ट और वर्ब, इनके बीच में एक एग्रीमेंट होता है, और वो एग्रीमेंट क्या कहता है? इफ द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज सिंगुलर, कि अगर कभी किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, याद रखना उस सेंटेंस की वर्ब भी क्या होगी? सिंगुलर होगी। और अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लूरल होगा, तो याद रखना उस सेंटेंस की वर्ब भी क्या होगी? प्लूरल होगी। उस सेंटेंस की वर्ब भी क्या रखनी पड़ेगी हमें? प्लूरल रखनी पड़ेगी। अब ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको लास्ट क्लास में एक्सप्लेन किया था। मैंने कहा था ये कोई नई चीज़ नहीं है कि जो मैं आपको पहली बार बता रहा हूँ, ये हम बचपन से फॉलो करते आ रहे हैं। जैसे हम रोहित के साथ क्या लगाते हैं? इज या आर? रोहित इज या रोहित आर? आप बोलोगे सर रोहित इज। और बॉयज़ के साथ क्या लगाते हैं? बॉयज़ इज या बॉयज़ आर? आप बोलोगे सर बॉयज़ आर लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? रोहित के साथ इज क्यों लगाया और बॉयज के साथ आर क्यों लगाया? आप जवाब यही दोगे मुझे, सर क्योंकि रोहित सिंगुलर था और बॉयज प्लूरल थे, राइट? सो दैट इज द एक्सप्लेनेशन। वो आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को ही फॉलो कर रहे होते हो। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बेसिकली क्या कहता है हमें, कि अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, तो याद रखना उस सेंटेंस की वर्ब भी सिंगुलर होगी। और अगर सब्जेक्ट का सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लूरल होगा, तो उस सेंटेंस की वर्ब भी क्या रहेगी? हमेशा प्लूरल रहने वाली है। अब ये हम अपने 99 मतलब ये हम 100% सेंटेंसेस में ये रूल फॉलो किया जाता है, समझना। इसलिए इस रूल को पता है क्या बोलते हैं? दी मोस्ट एब्सोल्यूट रूल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। दी मोस्ट एब्सोल्यूट रूल क्यों बोलते हैं गाइस? क्योंकि ये देखो गाइस, आपको हर रूल की एक्सेप्शन मिल जाएगी इंग्लिश में। आपको इंग्लिश में हर रूल की एक्सेप्शन मिल जाएगी, लेकिन ये एक ऐसा रूल है जिसकी कोई एक्सेप्शन नहीं होती। ठीक है, ये 100% सेंटेंसेस में फॉलो किया जाता है, इसलिए इसको क्या बोलता है? द मोस्ट एब्सोल्यूट रूल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। अब ये हम फॉलो करते आए हैं बचपन से। जैसे हम क्या बोलेंगे? इंडिया इज या इंडिया आर? इंडिया इज। और इंडियंस, इंडियंस इज या इंडियंस आर? इंडियंस आर। तो इंडिया इज और इंडियंस आर क्यों?
क्योंकि इंडिया सिंगुलर है और इंडियंस क्या है, प्लूरल है। तो ये कॉन्सेप्ट हम फॉलो करते आ रहे हैं नोइंगली या अननोइंगली, लेकिन अब हमें इसको कॉन्शियसली कंट्रोल करना है, क्योंकि ये एग्जाम में गलतियां कराता है। कहाँ पे गलतियां होती हैं, कहाँ पे वो आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करता है, वो आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। पहला मैंने आपको गाइस आपको एक मैंने की नोट दिया था कि याद रखना थर्ड पर्सन सिंगुलर में हमें वर्ब के साथ क्या लगाना पड़ता है, एस ई एस या आई ई एस लगाना पड़ता है। जैसे हम क्या बोलते हैं, आई टीच फर्स्ट पर्सन, वी टीच, यू टीच, दे टीच, या वी लर्न, यू लर्न, दे लर्न। ठीक है, तो कोई भी कुछ भी आप वर्ब बना सकते हो, लेकिन सिंगुलर में हमें क्या याद रखना है, ही, शी, या अगर इट है इसके इट में कहीं पे इट, तो इनके साथ हम क्या लगाते हैं, टीच या टीचेस। आई टीच, वी टीच, बट ही टीचेस, शी टीचेस। आई ड्राइव, सॉरी, आई ड्राइव, we drive, but he drives. she drives. I work, we work, लेकिन he works, she works। तो सिंगुलर में हमें क्या करना पड़ता है इस वर्ब की, जब हम फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहे होते हैं तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए एस ई एस या आई ई एस ऐड करना पड़ता है वर्ब में। तो जैसे हमने क्या एग्जांपल देखे थे, शी टीचेस इकोनॉमिक्स एट द यूनिवर्सिटी, शी टीच नहीं, शी टीचेस। ही प्ले क्रिकेट या ही प्लेज क्रिकेट एवरी वीकेंड विद हिज फ्रेंड्स, ही प्लेज क्रिकेट। The manager ensure, yeah, the manager ensures that all policies are followed strictly. The manager ensures. Ramesh watch, yeah, Ramesh watches. Ramesh watches television late at night despite repeated warnings. The train arrive, yeah, the train arrives. The train arrives at the station on time every morning. The government implement, yeah, implements. The government implements new reforms every year. The committee meets, yeah, the committee meet. The committee meets once a month to review progress. The sun rises in the east and sets in the west। ये मैंने आपको यहाँ तक लास्ट लेक्चर में समझाया था गाइस। सॉरी, चलिए अब इसके आगे स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अब और कौन सी एक्सेप्शन है जो हमें सीखने हैं अपने एग्जाम पर्सपेक्टिव से, कहाँ पे वो आपको टारगेट करता है, कैसे वो गलतियां कराता है आपसे। हाँ जी गाइस, रूल नंबर 1 याद रखना गाइस, अगर ये मैं आपको शुरू में अभी समझा के आया हूँ कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी क्या रहेगी, सिंगुलर, और सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी क्या रहेगी, प्लूरल। ये चीज़ मैंने आपको कॉन्सेप्चुअली एक्सप्लेन की, अब इसी चीज़ को रूल में समझना। अ वर्ब मस्ट एग्री, मस्ट पे ध्यान देना, ये फोकस है। अ वर्ब मस्ट एग्री विद इट्स सब्जेक्ट इन पर्सन एंड नंबर, कि सब्जेक्ट जैसा होगा इन पर्सन एंड इन नंबर वैसे ही वर्ब होगी। सिंगुलर होगा सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब रहेगी, प्लूरल होगा सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब रहेगी। तो एग्रीमेंट मस्ट बी मेंटेन्ड रिगार्डलेस ऑफ द सेंटेंस, के सेंटेंस चाहे कैसा भी हो, एग्रीमेंट हमेशा मेंटेन करना ही करना पड़ेगा। अब वो गलतियां कैसे कराता है गाइस आपसे, ठीक है, वो आपको कंफ्यूज करता है सब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन में। अगर आप सब्जेक्ट नहीं ढूंढोगे किसी सेंटेंस में, आप जरूर कंफ्यूज हो जाओगे वहां पर। एग्जांपल देखने गाइस, द चेयरमैन ऑफ द न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड कमेटी proposes अ सीरीज ऑफ रिफॉर्म्स दैट चैलेंज कन्वेंशनल पॉलिसीज। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है गाइस, कमेटी या चेयरमैन, आपको ये समझना है गाइस। इसलिए मैंने आपको लास्ट लेक्चर में वो स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस समझाया था कि सेंटेंस सब्जेक्ट सेंटेंस के इनिशियल पार्ट में मिलता है मोस्ट ऑफ द 99% ऑफ द टाइम्स। हाँ, इंटेरोगेटिव में नहीं मिलता और डेमोन्स्ट्रेटिव सेंटेंसेस में नहीं मिलता, लेकिन बाकी सारे सेंटेंसेस में आपको सब्जेक्ट कहाँ मिलता है, सेंटेंस की स्टार्टिंग में। सो द चेयरमैन ऑफ द न्यूली, यहाँ पे सब्जेक्ट कौन था, चेयरमैन। हाँ जी गाइज, अब आइडेंटिफाई करते चलिए और आप मुझे बताते चलिए चैट बॉक्स में क्यों कौन यहाँ पे सब्जेक्ट है। द स्टूडेंट हु रेगुलरली अटेंड्स द वीकेंड रिसर्च वर्कशॉप्स परफॉर्म्स बेटर देन हिज पीयर्स। द स्टूडेंट, सब्जेक्ट कौन है, स्टूडेंट। द स्टूडेंट सिंगुलर है, तो द स्टूडेंट हु रेगुलरली अटेंड्स, ये देख लो यहाँ पर भी वर्ब सिंगुलर आ रही है, अटेंड्स। सो द स्टूडेंट हु रेगुलरली अटेंड्स द वीकेंड रिसर्च वर्कशॉप्स परफॉर्म्स बेटर देन हिज पीयर्स, कि जो स्टूडेंट रेगुलरली वीकेंड की रिसर्च वर्कशॉप लगाता है, अटेंड करता है, वो अपने पीयर से, अपने साथियों से बेटर परफॉर्म करता है। अ चाइल्ड हु हैज बीन, ये देखो सब्जेक्ट कौन है गाइस, चाइल्ड। अ चाइल्ड हु हैज बीन, हैज आ रहा है सिंगुलर के लिए, तो अ चाइल्ड हु हैज बीन नेग्लेक्टेड एट होम डेवलप्स बिहेवियरल इश्यूज एट स्कूल, कि जो बच्चा घर पे नेग्लेक्ट किया जाता है वो स्कूल में बिहेवियरल इश्यूज दिखाता है। द ऑर्गेनाइजेशन दैट ऑपरेट्स अक्रॉस सेवरल कॉन्टिनेंट्स
मेंटेन्स स्ट्रिक्ट एथिकल कोड, सब्जेक्ट कौन है यहाँ पर? ऑर्गेनाइजेशन। द ग्रुप ऑफ यंग वॉलंटियर्स वर्क टायरलेसली या वर्क्स टायरलेसली टू असिस्ट फ्लड अफेक्टेड फैमिलीज। अब गलतियां ढूंढना, ऐसे गलतियां ढूंढनी पड़ेगी। आपको लग रहा है ना यहाँ पे वॉलंटियर सब्जेक्ट है, गलत गाइस, यहाँ पे सब्जेक्ट है ग्रुप। तो ग्रुप ऑफ, यहाँ पे ग्रुप की बात हो रही है, तो यहाँ पे ग्रुप सिंगुलर है तो वर्क नहीं आएगा, क्या आएगा? वर्क्स। द ग्रुप ऑफ यंग वॉलंटियर्स वर्क्स टायरलेसली। अब देखो ऐसे गलतियां आपको ढूंढनी पड़ती हैं एग्जाम में। आपका शायद ध्यान जा रहा था किस पे? वॉलंटियर्स पे। सब्जेक्ट कौन था? ग्रुप। सो द ग्रुप ऑफ यंग वॉलंटियर्स वर्क्स टायरलेसली टू असिस्ट फ्लड अफेक्टेड फैमिलीज। Next, several multinational corporations invest heavily in renewable energy projects across Asia. Several multinational corporations invest, सब्जेक्ट कौन है गाइस यहाँ पर? कॉरपोरेशंस। अब कॉरपोरेशंस प्लूरल है, प्लूरल में इन्वेस्ट बिल्कुल ठीक है। अगर कॉरपोरेशन होता एक कॉरपोरेशन, वन वन कॉरपोरेशन, फिर आता इन्वेस्ट, लेकिन अगर मल्टीपल है तो इन्वेस्ट करेक्ट है यहाँ पर। द पार्टिसिपेंट्स इन द मैराथन, सब्जेक्ट कौन है यहाँ पर? पार्टिसिपेंट्स। तो पार्टिसिपेंट सब्जेक्ट है, प्लूरल है, तो क्या रहेगा? प्लूरल वर्ब रहेगी। सो द पार्टिसिपेंट्स इन द मैराथन रन नॉट ओनली फॉर देयर हेल्थ बट ऑल्सो फॉर रेजिंग फंड्स फॉर चैरिटी। द टीचर्स इन द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे? इंस्टीट्यूशंस या टीचर्स? टीचर्स सब्जेक्ट है। सो द टीचर्स प्लूरल है। द टीचर्स इन द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस ऑफन स्ट्रगल विद इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर। सो हमेशा क्या करना गाइज? हमेशा एक मैं आपको ट्रिक दे रहा हूँ, सबसे पहले क्या करो? सेंटेंस को पढ़ते हुए सबसे पहले करो आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढो, सब्जेक्ट कौन है? सिंगुलर है या प्लूरल है? और उस बेसिस पे फिर अपनी वर्ब को ढूंढना स्टार्ट करो कि वर्ब एग्रीमेंट में है या नहीं है। तो इसको बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन और ऑब्जर्वेशन ऑफ द सब्जेक्ट। और ये आपको करना बहुत ज़रूरी होगा। अब आपको लग रहा होगा सर यहाँ तो बड़े आराम से हो गया हमसे, लेकिन रैंडम सेंटेंसेस में आपको सब्जेक्ट ढूंढने की जब तक आपकी सबकॉन्शियस हैबिट नहीं होगी ना गाइस, कि जब तक पढ़ते पढ़ते अपने आप आपके अंदर से आप सब्जेक्ट नहीं ढूंढोगे तो गलतियां करते जाओगे, याद रखना। तो ये एक ऐसा टॉपिक है गाइस जो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज की ऑलमोस्ट 30 से 40% गलतियां जो हैं वो उसको ठीक कर देता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो इसलिए इस टॉपिक को बहुत ध्यान से पढ़ना। और आज के बाद एक हैबिट बना लो, जब भी आप अपने न्यूज़पेपर पढ़ो, आर्टिकल्स पढ़ो, एडिटोरियल्स पढ़ो या कुछ भी पढ़ रहे हो इंग्लिश लैंग्वेज में, सबसे पहले हर सेंटेंस का सब्जेक्ट ढूंढो। अगर सब्जेक्ट ढूंढने की हैबिट बनाओगे यू विल बी एबल टू कंट्रोल द सेंटेंस, और आपको पता होगा आप किसकी बात कर रहे हो और क्या पढ़ रहे हो यहाँ पर, ठीक है। हाँ जी गाइज, सेकेंड रूल। अब देखना गाइज, मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ और आप मुझे आंसर करना। हाँ जी गाइज, इंडिया के साथ क्या आना चाहिए? इज या आर? आप बोलोगे सर इंडिया इज, राइट। और मैं बोलूँगा रशिया के साथ क्या आना चाहिए? रशिया इज या आर? आप बोलोगे सर रशिया, रशिया इज, राइट। तो दोनों सिंगुलर हैं इसलिए इज आ रहा है इनके साथ। लेकिन अगर मैं ये कर दूं इंडिया एंड रशिया, अब बताओ गाइस क्या आएगा? इज या आर? अब आप बोलोगे सर अब तो आर आएगा, क्यों? क्योंकि सर अब दो हो गए ना, एक इंडिया हो गया और एक रशिया हो गया। दो दो की बात हो रही है, अब दो की बात हो रही है तो फिर प्लूरल होगा। लेकिन बात अगर दो की होती तो अब बताना गाइस क्या आना चाहिए था? अगर मैं ये लिख देता इंडिया अलोंग विद रशिया, हाँ जी गाइस, अब भी दो नाम है, इंडिया भी है रशिया भी है, अब बताओ क्या आएगा? इज या आर? इंडिया अलोंग विद रशिया, इज या आर? अब बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर आर आएगा, कुछ सोच रहे होंगे सर इज आएगा। अब सवाल ये है लॉजिक क्या है वो समझो। हाँ जी गाइज, यहाँ पर इज आएगा, आर नहीं आएगा, क्यों? अब ये समझना गाइज, देखना अब एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो ग्रामर वाले रूल्स इतना कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। याद रखना आज के बाद गाइज, पूरी इंग्लिश लैंग्वेज में, पूरी इंग्लिश लैंग्वेज में 1+1 करने की एबिलिटी, मतलब दो नाउन्स को सब्जेक्ट बनाने की एबिलिटी सिर्फ किसके पास होती है? एंड के पास। एंड के अलावा और कोई भी कंजंक्शन ऐसा नहीं होता जो 1+1 करके, मतलब एंड करके टू करने की, दो नाउन्स को सब्जेक्ट बनाने की एबिलिटी रखता हो। तो याद रखना गाइस, अगर दो नाउन्स के बीच में एंड के अलावा और कोई भी कंजंक्शन क्यों ना आ रहा हो, यहाँ पे देखना इंडिया अलोंग विद की जगह होता एज वेल एज, टुगेदर विद, जस्ट लाइक, बिसाइड्स, कुछ भी होता, कुछ भी। तो ये आपको क्या याद रखना है? जो सेकंड नाउन है वो सब्जेक्ट नहीं बनता, सब्जेक्ट सिर्फ कौन होता? इंडिया। और इंडिया के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या लगा है? इज। अगर यहाँ पे एंड के अलावा और कोई भी कंजंक्शन होगा तो याद रखना सेकंड नाउन सब्जेक्ट नहीं बनेगा, सब्जेक्ट सिर्फ फर्स्ट नाउन रहेगा। हाँ जी, दो सब्जेक्ट बनाने की एबिलिटी सिर्फ किसके पास है?
एंड के पास। मतलब सिर्फ एंड ही एक ऐसा वर्ड है इंग्लिश लैंग्वेज में जो एक सेंटेंस में दो नाउन्स को सब्जेक्ट बना सकता है। एंड के अलावा कोई भी नाउन, कोई भी वर्ड 1+1 करके 2 करने की एबिलिटी नहीं रखता। ये जो आपने किया ना सर, इंडिया एंड रशिया 2 हो गए, तो ये जो 1+1 आपने किया ना, ये एबिलिटी सिर्फ कौन रखता है? एंड के अलावा कोई भी वर्ड 1+1 करने की एबिलिटी नहीं रखता। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो अगले दो रूल आप अपने आप समझ जाओगे। हाँ जी गाइस, पहले एंड वाला रूल समझाता हूँ कि जब एंड से दो नाउन जुड़े होते हैं तो वो प्लूरल बनते हैं, मतलब वो 1+1 करते हैं, तो मतलब वो दो सब्जेक्ट बन जाते हैं। जैसे एक्स एंड वाई दो प्लूरल सब्जेक्ट बन गए, और प्लूरल सब्जेक्ट्स क्या लेंगे? प्लूरल वर्ब लेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखने गाइस, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट रिमेन्स या रिमेन द बिगेस्ट चैलेंजेस फॉर पॉलिसी मेकर्स इन डेवलपिंग नेशंस। पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट रिमेन, क्योंकि प्लूरल है। द प्रिंसिपल एंड द टीचर्स हैज या हैव रिजॉल्व टू इंट्रोड्यूस अ न्यू डिसिप्लिन पॉलिसी। नेक्स्ट, एक्सेसिव टेलीविजन वॉचिंग एंड पुअर डाइटरी हैबिट्स। एंड आ गया, दो चीजें हैं, कॉन्ट्रीब्यूट्स या कॉन्ट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू ओबेसिटी इन चिल्ड्रन, कॉन्ट्रीब्यूट। सोशल मीडिया एंड डिजिटल एडवर्टाइजिंग प्लेज या प्ले, एंड आ रहा है ना, तो प्लूरल प्ले। ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी are valued more in the long run than temporary success achieved by deceit. Next, the increasing demand for resources and the lack of effective governance pose या poses threats to sustainability. Pose, but गाइस अब ये मत सोचना कि मैंने कि सर आपने कहा था 1+1 करने की एबिलिटी एंड के पास है, तो इसका मतलब ये है कि एंड जहाँ पे दिख जाए आंख बंद करके प्लूरल वर्ब लगा दो। आंख बंद करके नहीं गई, थोड़ा सा मतलब दिमाग को ओपन रखना है। अब कई बार ऐसा भी होता है गाइस, देखना ये स्पेशल केसेस होते हैं जहाँ पे जब दो नाउन एंड से जुड़े होते हैं लेकिन बावजूद उसके वो एक सिंगल आइडिया को प्रेजेंट करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ महिंद्रा एंड महिंद्रा। हाँ जी गाइस, महिंद्रा एंड महिंद्रा, अब एंड तो आ गया, लेकिन इज एन इंडियन कंपनी, आर एन इंडियन कंपनी? सर कंपनी तो एक ही है ना। जैक एंड जोन्स, L&T, लार्सन एंड टार्बो, और बहुत सारी कंपनीज हैं ऐसे जिनके मतलब दो नाम होते हैं लेकिन कंपनी एक ही है। अब उनके साथ आप प्लूरल लगाओगे क्या? नहीं। प्लूरल, जब कंपनी एक है, नाम बेशक प्लूरल है लेकिन कंपनी एक है। जैसे बहुत सारी बुक्स या नॉवेल्स के नाम होते हैं गाइस, द वुदरिंग हाइट्स वाज या वर वन ऑफ माय फेवरेट नॉवेल्स व्हेन आई वाज इन कॉलेज। तो वुदरिंग हाइट्स, या जैसे हम बोलते हैं प्राइड एंड प्रेजुडिस इज अ वेरी फेमस नॉवल। या जैसे और सिंपल ले लो, अली बाबा एंड 40 थीव्स। अब सोचें तो कितने लोग हो गए यहाँ पे, अली बाबा एंड 40 थीव्स, तो 41 लोग हो गए सर। लेकिन नॉवल तो, बुक तो एक ही है ना। तो अली बाबा एंड 40 थीव्स वॉज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, वर एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, वॉज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो कई बार ऐसे नाउन, दो नाउन एंड से जुड़े होने के बावजूद भी वो एक सिंगल आइडिया प्रेजेंट करते हैं। तो उस सिचुएशन में हमें क्या याद रखना है कि वर्ब विल बी सिंगुलर। जैसे ब्रेड एंड बटर इज माई कॉमन ब्रेकफास्ट, इज माई मतलब रेगुलर ब्रेकफास्ट, या आर माई रेगुलर ब्रेकफास्ट। अब ब्रेड एंड बटर वैसे तो दो अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन क्या आप अलग अलग खाते हो, ब्रेड को अलग और बटर को अलग, या वो उसके ऊपर ही लगा के वो एक ही चीज़ बन जाती है? बेसिकली वो एक डिश बन जाती है। जैसे मैंने बोला लाइम एंड सोडा, अब नींबू और पानी, लाइम एंड सोडा दो अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन लाइम एंड सोडा इज अ डाइजेस्टिव ड्रिंक या आर ए डाइजेस्टिव ड्रिंक। अब जब उनको मिला दोगे तब तो वो एक नींबू पानी बन गया ना, तो अब उसको प्लूरल थोड़ी बोलेंगे हम। तो कई बार दो नाउन एंड से जुड़ने पे एक ही आइडिया प्रेजेंट करते हैं, तो उस सिचुएशन में याद रखना वर्ब सिंगुलर रहेगी। जैसे उसने रेड में यहाँ देखो, उसने एग्जांपल दिया है बट, जैसे ब्रेड एंड बटर इज माई ओनली मील, उसने आगे हिंट भी दिया है, इज माई ओनली मील ऑन मोस्ट मॉर्निंग्स व्हेन आई एम रशिंग फॉर वर्क। तो ये होता है वन आइडिया। और एक और चीज़ समझने गाइस, मैं आपको सिंपल एग्जांपल से बताता हूँ। फॉर एग्जांपल स्कूल में याद है गाइस आपको, या कॉलेज में आपके जो वाइस प्रिंसिपल होते थे या वाइस चेयरमैन होते थे, वीसी होते थे, वो कोई ना कोई सब्जेक्ट के टीचर भी थे, प्रोफेसर भी होते थे, याद है? अगर फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ कि द वाइस प्रिंसिपल, जो वाइस प्रिंसिपल हैं आपके, हाँ जी, और आपके इंग्लिश के टीचर भी हैं फॉर एग्जांपल मान लो, सो द वाइस प्रिंसिपल एंड इंग्लिश टीचर। अब सवाल ये है, इज ऑन लीव या आर ऑन लीव? ये छुट्टी पर हैं। अब सवाल ये है कि सर वाइस प्रिंसिपल और इंग्लिश टीचर एक ही हो सकते हैं? यस। अलग अलग हो सकते हैं? ये भी तो पॉसिबल है, यस। तो अब सवाल ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि वो एक ही इंसान है या अलग अलग इंसान है? अब ये समझना गाइस, अगर कभी दो नाउन एंड से जुड़े हों, ठीक है, और
पहले नाउन से पहले आर्टिकल आ रहा है, दूसरे से पहले आर्टिकल नहीं आ रहा, इसका मतलब ये ब्रैकेट होता है, मतलब ये दोनों नाउन एक ही नाउन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कब? जब पहले नाउन से पहले आर्टिकल है, मतलब ए एंड द, इन तीनों में से कोई एक आर्टिकल है लेकिन दूसरे नाउन से पहले नहीं है, तब क्या होगा? ये दोनों नाउन एक ही इंसान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब वही प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल भी है और वही इंग्लिश टीचर भी है, तो वर्ब क्या रहेगी? इज। लेकिन अगर दोनों के सामने आर्टिकल होते, अगर ऐसे होता द वाइस प्रिंसिपल एंड द इंग्लिश टीचर, इसका मतलब क्या बनता? कि वो अलग अलग इंसान है, फिर वर्ब क्या रहती? प्लूरल। तो जैसे एग्जांपल दिया, देखना गाइस, द पोएट एंड फिलोसोफर। अब जो पोएट होते हैं वो फिलोसोफर भी होते हैं यूजुअली, और फिलोसोफर पोएट भी होते हैं, मतलब देखे होंगे आपने पास्ट में। तो द पोएट एंड फिलोसोफर, हमें कैसे पता चले एक ही इंसान है? देखो, पोएट से पहले द आ रहा है, फिलोसोफर से पहले कुछ नहीं आ रहा है, इसका मतलब वो एक ही इंसान है। क्या रहेगा? द पोएट एंड फिलोसोफर इज रिमेम्बर्ड फॉर हिज राइटिंग्स ऑन नेशनलिज्म। जब सेम इंसान है तो वह भी क्या रहेगी? सेम रहेगी। ठीक है। तो जैसे अगर अगर ऐसे मिले, अगर द पेयर फॉर्म्स अ सिंगल आइडिया और सिंगल पर्सन, तो फिर हमें क्या याद रखना है? फिर वर्ब सिंगुलर भी हो सकती है एंड के साथ, बट मोस्टली एंड के साथ वर्ब क्या रहती है? प्लूरल रहती है। ठीक है। दैट वाज रूल नंबर 1। अब इसी रूल में जो मैंने आपको बताया था कि एंड के अलावा अगर कोई भी कंजंक्शन वहां आ जाए, एंड के अलावा कोई भी कंजंक्शन वहां आ जाए, तो याद रखना 1+1 करने की एबिलिटी सिर्फ किसके पास होती है? एंड के पास। तो एंड के अलावा कोई भी कंजंक्शन आ जाए तो हम सेकंड नाउन को सब्जेक्ट नहीं कंसीडर करेंगे। जैसे उसने एग्जांपल दिया है, अब उसने देखो कितने एग्जांपल दे दिए, विद, टुगेदर विद, एज वेल एज, इंक्लूडिंग, बिसाइड्स, जस्ट लाइक। मैं आपको 10 और दे सकता हूँ, कितने याद कर लोगे आप? कितने रट लोगे? रटने नहीं है, लॉजिक समझो। उसने क्या बोला है? इंटरवीनिंग फ्रेजेस जो होते हैं ना, दे डू नॉट अफेक्ट द वर्ब। मतलब इंटरवीनिंग फ्रेजेस मतलब ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है, ये सब्जेक्ट नहीं बनते। तो याद रखना, अगर ऐसा हो एंड के अलावा कोई भी कंजंक्शन यूज हो रही है दो नाउन्स के बीच में, इग्नोर द फ्रेज इन द मिडल। मतलब इन कंजंक्शन के बाद जो भी नाउन यूज हो रहा है उसको इग्नोर कर दो, एंड वर्ब ओनली एग्रीज विद द मेन सब्जेक्ट। वर्ब सिर्फ किसके साथ एग्री करेगी? मेन सब्जेक्ट के साथ, याद रखना, जो पहले होगा। एग्जाम्पल देखना गाइस, द फाइनेंस मिनिस्टर अलोंग विद हिज डेलीगेशन। अब सुनने में तो लग रहा है भाई फाइनेंस मिनिस्टर अकेला थोड़ी है, साथ में डेलीगेशन भी है, लेकिन अलोंग विद मतलब सब्जेक्ट नहीं बन रहा, तो सब्जेक्ट सिर्फ कौन है? फाइनेंस मिनिस्टर इज scheduled to meet international investors tomorrow. The prime minister together with senior cabinet members, अब सुनने में तो लग रहा है प्राइम मिनिस्टर है साथ में कैबिनेट मेंबर्स भी हैं, तो प्लूरल होना चाहिए। लेकिन जब एंड नहीं है तो सब्जेक्ट सिर्फ कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर। कैबिनेट मेंबर्स सब्जेक्ट नहीं होंगे। सो द प्राइम मिनिस्टर हैज आउटलाइंड द न्यू क्लाइमेट पॉलिसी। द स्टूडेंट एज वेल एज हिज प्रोजेक्ट पार्टनर्स, ये एज वेल एज हिज प्रोजेक्ट पार्टनर्स ये क्या है गाइस? एडिशनल इंफॉर्मेशन है। ठीक है। द स्टूडेंट वॉज कमेंडेड फॉर द इनोवेशन, सेंटेंस एक्चुअली क्या है गाइस? द स्टूडेंट वॉज कमेंडेड फॉर द इनोवेशन एज वेल एज हिज प्रोजेक्ट पार्टनर्स। तो वही जो एज वेल एज हिज प्रोजेक्ट पार्टनर्स, पीछे जो एडिशनल इंफॉर्मेशन होती थी ना, वो उसको ब्रेक करके सब्जेक्ट के साथ ले आए, बस इतना किया है उसने। लेकिन अगर हम इंफॉर्मेशन को आगे ले आएंगे तो वो सब्जेक्ट नहीं बन जाते गाइस। नेक्स्ट, द एथलीट अकम्पनीड बाय हिज कोच एंड ट्रेनर्स, सब्जेक्ट सिर्फ कौन है यहाँ पर? athlete. So the athlete accompanied by his coach and trainers is expected to arrive shortly. The proposal, in addition to earlier recommendations, was approved unanimously by the board. And the president, no less than his advisors, acknowledges the urgent need for reforms. Acknowledges the old palace, along with its adjoining gardens, stands as a reminder of the city's rich history, and the examination paper, together with the answer booklets, was misplaced by the clerk. तो याद रखना, अगर एंड के अलावा कोई भी कंजंक्शन वहां यूज हो रहा है तो याद रखना सेकंड नाउन जो है वो सब्जेक्ट नहीं बनेगा। वर्ब सिर्फ कौन डिसाइड करेगा? जो फर्स्ट नाउन होता है। फर्स्ट नाउन सिंगुलर होगा, वर्ब सिंगुलर रहेगी। फर्स्ट नाउन प्लूरल होगा तो वर्ब क्या रहेगी? प्लूरल रहेगी। क्लियर है? सो दैट इज योर रूल नंबर 3 कि 1+1 करने की एबिलिटी सिर्फ किसके पास है? एंड के पास। एंड के अलावा कोई भी कंजंक्शन आ जाए, कोई भी वर्ड आ जाए एंड के अलावा दो नाउन्स को जोड़ता हुआ, तो सेकंड नाउन सब्जेक्ट नहीं माना जाएगा। मेन सब्जेक्ट कौन कौन होगा? सिर्फ जो स्टार्टिंग में होता है। ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आपको वर्ब यूज करनी पड़ेगी, अपने एग्जाम पर्सपेक्टिव से समझना इस चीज को। ठीक है। मान लो उसने ऐसे दे दिया, शी अलोंग विद हर फैमिली मेंबर्स, मन तो कर रहा है ना वो अपने परिवार वालों के साथ, तो बहुत सारे लोग हो गए। तो शी अलोंग विद हर फैमिली मेंबर्स आर गोइंग या इज गोइंग ऑन अ वेकेशन?
अब मन तो कर रहा है आर, लेकिन आएगा क्या ग्रामेटिकली इज। तो ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है गाइस। चलिए नेक्स्ट रूल। अच्छा गाइस कुछ वर्ड्स लिखना आप ध्यान से फटाफट से। ईच, everyone, everybody, everything, anybody, anything, someone, somebody, something, nobody, no one, none, मैं आपको लिखवा देता हूँ, nobody, no one, nothing, हाँ जी, वन, वन तो लिखा हुआ है, वन पे दोबारा लिख देता हूँ, वन, एनी एंड एवरी। ये 12 वर्ड्स याद रखना गाइस। अगर रूल क्या है गाइस, ये सारे वर्ड पहले तो इन वर्ड्स का मीनिंग समझो ताकि फिर मैं रूल एक्सप्लेन कर पाऊँ। देखना मैं हर वर्ड को हिंदी में एक्सप्लेन करता हूँ। ईच क्या होता है गाइस, प्रत्येक, प्रत्येक मतलब हर एक। एवरीबडी हर कोई, एवरीवन हर एक, एवरीथिंग हर चीज, एनीबडी कोई भी एक, एनीथिंग कोई एक भी, समबडी कोई भी एक, समवन कोई एक भी, समथिंग कुछ भी, नोबडी कोई भी नहीं, वन एक, नो वन कोई एक भी नहीं। अब हम नो वन का मतलब क्या समझते हैं, कोई भी नहीं, गलत। नो वन कोई एक भी नहीं, सर फिर कोई भी नहीं क्या होता है, नन। तो नो वन और नन का यही फर्क है। नो वन क्या होता है गाइस, कोई एक भी नहीं। नन क्या होता है, कोई भी नहीं। एवरी वन क्या होता है गाइस, हर एक। और ऑल क्या होता है, सभी। तो यही एवरी वन और ऑल का फर्क है। एवरी वन हर एक, और सभी को क्या बोलते हैं, ऑल। ठीक है, तो वन, नो वन, नथिंग, वन एक, एनी कोई भी एक, और एवरी हर एक। तो ये वर्ड्स याद रखना गाइस। अगर ये वर्ड सेंटेंस की स्टार्टिंग में आ जाए, आंख बंद करके मान के चलना, आंख बंद करके, मैं आंख बंद करने को बोलता नहीं हूँ यूजुअली, बट इन वर्ड्स के साथ आंख बंद करके मान के चलना कि अगर ये सेंटेंस की स्टार्टिंग में आ गए, आंख बंद करके मान के चलो कि वर्ब क्या रहेगी, सिंगुलर। क्यों, क्योंकि ये वर्ड्स बनाए ही किस लिए गए थे, ओरिजिनेट ही किस लिए हुए हैं, सिंगुलैरिटी को एक्सप्रेस करने के लिए। सिंगुलैरिटी मतलब एक वचन। सो दीज प्रोनाउंस रेफर्स टू इंडिविजुअल्स वन बाय वन, सो द वर्ब इज ऑलवेज सिंगुलर इवन इफ दे सीम प्लूरल इन मीनिंग। सुनने में बेशक प्लूरल लगेंगे, जैसे एवरीवन तो सर मतलब सभी, एवरीवन सभी, तो फिर सिंगुलर कैसे। अब एवरीवन क्योंकि हर एक की बात कर रहा है, सभी होते हैं ऑल, तो एवरीवन हर एक, तो इसलिए क्या रहेगा, सिंगुलर। तो इन वर्ड्स के साथ वर्ब क्या रहेगी हमेशा गाइस, सिंगुलर। जैसे एग्जांपल देखना, ईच ऑफ द कैंडिडेट्स आर एक्सपेक्टेड या इज एक्सपेक्टेड टू सबमिट हिज एप्लीकेशन बिफोर द डेडलाइन। एवरीबडी इन द ऑडिटोरियम वर वेटिंग या वॉज वेटिंग ईगरली फॉर द पीएम्स एड्रेस। एवरीथिंग इन द न्यूली बिल्ट लाइब्रेरी अपीयर या अपीयर्स टू बी वेल ऑर्गेनाइज्ड। ये अपीयर्स क्यों आया गाइस, एस क्यों लगा वर्ब में, क्योंकि सब्जेक्ट क्या था, सिंगुलर, एवरीथिंग। और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमें वर्ब क्या करना पड़ता है, एस ई एस या आई ई एस लगाना पड़ता है, याद है ना। सो एवरीथिंग इन द न्यूली बिल्ट लाइब्रेरी अपीयर्स टू बी वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमैटिक। नीदर ऑफ द प्रपोजल्स has been found practical by the expert committee. Nobody from the opposition was willing to accept the government's claim. Someone in the crowd is constantly shouting slogans against the administration. One of the main reasons for the crisis is poor governance. तो ये वर्ड्स अगर सेंटेंस की स्टार्टिंग में आ गए तो आंख बंद करके मान के चलना वर्ब क्या रहने वाली है, सिंगुलर। और एक और लास्ट चीज जो मुझे आपको बतानी थी गाइस, वन ऑफ द मेन, वन ऑफ द, अब ये फ्रेज याद रखना गाइस, वन ऑफ द। गाइस वन ऑफ द के बाद अगर कभी भी याद रखना जो नाउन यूज होगा ना, वो हमेशा प्लूरल नाउन यूज होगा। हाँ जी, हम पता है क्या गलती करते हैं, हम क्या बोलते हैं गाइस, सच में अपने मन से पूछ के बताना और बी ऑनेस्ट अबाउट इट। चैट बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना ये चीज़ अगर आपको फील हो तो। आपने क्या बोला है आज तक, वन ऑफ माई फ्रेंड इज गोइंग अब्रॉड या वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज गोइंग अब्रॉड। क्या बोलते हैं गाइस, वन ऑफ माई फ्रेंड या वन ऑफ माई फ्रेंड्स। अपनी फर्स्ट इंस्टिंक्ट से बताना, क्या बोला है आपने आज तक, फ्रेंड बोला है ना, सच बताओ, मन से पूछ के। झूठ मुझे बोल के क्या कर लोगे यार, मुझे मुझे धोखा देके कुछ नहीं होना, अपने अपने आप को धोखा मत दो। क्या बोला है आज तक सर, हाँ वन ऑफ माई फ्रेंड बोला है गलती से। क्यों, वो वन को सोच के दिमाग में चल रहा है ना, एक की बात हो रही है, बट वन ऑफ माई फ्रेंड नहीं, क्या होगा, वन ऑफ माई फ्रेंड्स। क्यों, समझो गाइस, ऑफ का मतलब क्या होता है, उनमें से चूज करना। तो चूज आप एक में से चूज कर सकते हो एक को, कि मेरे एक दोस्त में से एक दोस्त अब्रॉड जा रहा है, मेरे दोस्त में से दोस्त या मेरे दोस्तों में से एक दोस्त जा रहा है। तो वन ऑफ द का मतलब क्या हुआ, उनमें से एक।
तो जब आप उनमें से बात कर रहे हो ना, तो कॉमन सेंस है कि जो नाउन आना चाहिए वो प्लूरल आना चाहिए, क्योंकि चूज आप एक में से एक नहीं करते, बहुत सारों में से एक को चूज करते हो। जैसे सम ऑफ माई फ्रेंड्स, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, एवरी वन ऑफ माई फ्रेंड्स, तो वन ऑफ माई फ्रेंड नहीं, वन ऑफ माई फ्रेंड्स। लेकिन क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पर वन है, बात एक की हो रही है कि मेरे दोस्तों में से एक दोस्त अब्रॉड जा रहा है, जा रहे हैं नहीं, जा रहा है, वर्ब सिंगुलर रहती है। तो आपको ये याद रखना है, वन ऑफ द के बाद जो नाउन आएगा वो नाउन प्लूरल जरूर रहेगा, लेकिन वर्ब क्या रहेगी, वही सिंगुलर। वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज गोइंग अब्रॉड, तो एग्जाम्पल देखना, वन ऑफ द मेन रीजन है, वन ऑफ द मेन रीजन्स है। अब जो काफी सारे रीजंस हैं उनमें से एक मेन रीजन है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, तो मैं चूज करूंगा रीजंस में से एक रीजन, राइट। सो वन ऑफ द मेन रीजंस फॉर द क्राइसिस इज पुअर गवर्नेंस। वन ऑफ माई कॉलीग या वन ऑफ माई कॉलीग्स, और वन ऑफ माई कॉलीग्स के साथ क्या आना चाहिए, हैज रिजाइंड या हैव रिजाइंड। तो वन ऑफ माई कॉलीग्स हैज रिजाइंड, ये गलती आप बचपन से करते आ रहे हो मेरे ख्याल से, अगर आपको फील हो रही है तो। हाँ जी गाइज, वन ऑफ इंडिया इज, क्या बोला है, सच बताना अपने मन से पूछ के। इंडिया इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी या इकोनॉमीज। इंडिया इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड। तो वन ऑफ द फास्टेस्ट, वन ऑफ द आ गया ना, इसके बाद नाउन प्लूरल रहेगा, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, लेकिन बोला क्या है आपने, इंडिया इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। हम इकोनॉमी पे अटक जाते हैं, हमें समझ नहीं आ रहा होता वहाँ पे ठीक क्या है गलत क्या है, लेकिन आज के बाद ये गलती नहीं करनी है हमने। क्लियर है गाइस, सब कुछ समझ आ गया। तो ये वर्ड अगर सेंटेंस की स्टार्टिंग में आएंगे तो आंख बंद करके मान के चलना वर्ब क्या रहने वाली है, सिंगुलर। ठीक है, समझ आ गया गाइस, क्लियर है। कोई डाउट हो तो प्लीज मुझे चैट बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। ये वर्ड्स को नोट डाउन कर लेना गाइस, ईच, everyone, everybody, someone, somebody, no one, nobody, anyone, anybody, one, any and every। ये वर्ड अगर सेंटेंस की स्टार्टिंग में आ गए, आंख बंद करके मान के चलना वर्ब क्या रहने वाली है, सिंगुलर। नेक्स्ट रूल गाइस, अब बिल्कुल उल्टा करते हैं उनके जो अभी तक हमने किए थे। पिछले पिछले रूल में हमने क्या देखा गाइस, कि वो वर्ड अगर सेंटेंस की स्टार्टिंग में आ गए तो आंख बंद करके मान के चलना वर्ब क्या रहने वाली है, सिंगुलर। लेकिन अब ये कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं गाइस, जैसे सम, ऑल, नन, अब इनमें आंखें खोल लेनी है हमें। ठीक है, मोस्ट, रेस्ट, पार्ट, ग्रुप, ये जो वर्ड्स होते हैं ये गाइस नॉन डिसाइसिव वर्ड्स होते हैं, देखना। अब ऑल, ऑल के साथ क्या आना चाहिए वर्ब, सर ऑल के साथ तो प्लूरल आना चाहिए, ऑल का मतलब तो होते हैं सभी, राइट, दिमाग में यही चल रहा है। लेकिन आपने थ्री इडियट्स देखी है गाइस, थ्री इडियट्स का वो गाना सुना है, ऑल इज वेल। हाँ जी, ऑल इज वेल कैसे, अब समझ आ रहा है। अब देखना गाइस, ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है आगे आने वाले नाउन पे। देखना गाइस, सम ऑफ द फूड इज लेफ्ट या आर लेफ्ट, क्या आना चाहिए, सम ऑफ द फूड इज लेफ्ट। लेकिन ऑल ऑफ द बॉयज, हाँ जी, इज लेफ्ट या आर लेफ्ट, ऑल ऑफ द बॉयज इज हंग्री या आर हंग्री, ऑल ऑफ द बॉयज आर हंग्री। हाँ जी, अब ये कैसे आ गया, अब ऑल ऑफ द टीम इज हंग्री, सम ऑफ द बॉयज आर हंग्री, ये भी हो जाता। तो इनमें क्या होता है गाइस, ये खुद कभी वर्ब डिसाइड नहीं करते, इनसे क्या करना है, आगे चलो, आगे चल के जो फर्स्ट नाउन मिलेगा ना, जो फर्स्ट नाउन होगा वो डिसाइड करेगा कि वर्ब क्या आती है। आगे चलो, आगे चल के जो फर्स्ट नाउन होगा वो डिसाइड करेगा कि वर्ब क्या आएगी। नन ऑफ द पार्टिसिपेंट्स हैव अराइव्ड येट, एंड नन ऑफ द, हाँ जी, नन ऑफ द, फॉर एग्जाम्पल, नन ऑफ द बुक हैज बीन मिसिंग फ्रॉम द लाइब्रेरी। तो आगे अगर नाउन सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर, आगे अगर नाउन प्लूरल होगा तो verb plural. So these words, they depend on the noun following them. If the following noun is countable plural, use a plural verb. If the following noun, मतलब इन words के बाद अगर आगे आने वाला noun अगर uncountable singular है तो फिर verb क्या रहेगी, singular. Example देखना guys, some of the water in the tank is contaminated, लेकिन some of the students in the hostel are planning a protest. All of the information in the report is accurate and up to date. All of the employees, अब देखो क्या आ रहा है, employees in the company have received their bonuses. हाँ जी, none of the money
stolen has been recovered by the police. None of the books in the library are missing after the inspection. A large percentage of the population is dependent on agriculture, and a large percentage of the voters are dissatisfied with the government. One third of the area is under forest cover. One third of the citizens are unhappy with the governance. And 20% of the land is acquired by the government. 20% of the books are are torn in the library. तो डिपेंड करता है गाइस, रेस्ट ऑफ द बॉयज आर, रेस्ट ऑफ द शो इज, majority ऑफ द इंडियंस आर, majority ऑफ इंडिया इज. तो ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं नॉन डिसाइसिव वर्ड्स. ये खुद कभी डिसाइड नहीं कर सकते कि हम सिंगुलर हैं या प्लूरल हैं. तो इनमें हमें क्या करना पड़ता है गाइज, इनसे आगे चलो. आगे चल के जो फर्स्ट नाउन मिलेगा वो फर्स्ट नाउन आपको बताएगा कि इनके बाद वर्ब क्या लगने वाली है. जैसे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम इज. ठीक है, तो ये याद रखना है. जैसा आगे वाला नाउन वैसे आगे वाली वर्ब. कौन से वर्ड्स में? सम, ऑल, नन, पार्ट, मेजॉरिटी, रिमाइंडर, परसेंटेज, फ्रैक्शन, मोस्ट एंड रेस्ट में. ठीक है, चलेगा. इस अब आइदर एंड नीदर वाला रूल करते हैं. आइदर एंड नीदर. ठीक है, आइदर और नीदर का मतलब जब ये और नॉर के बिना यूज होते हैं गाइस, ध्यान रखना. तो आइदर और नीदर जब और नॉर के बिना यूज होते हैं तो इनका क्या मतलब होता है? आइदर मतलब या ये या वो, या ये या वो. तो दिस इज आइदर. ठीक है, और नीदर का मतलब क्या होता है गाइस? नीदर का मतलब होता है ना ये ना वो. समझना, नीदर का मतलब क्या होता है? ना तो ये और ना ही वो. दिस इज नीदर. तो आइदर मतलब दोनों में से कोई एक, या ये या वो, और नीदर मतलब दोनों में से कोई एक भी नहीं. अब कई बार नीदर बच्चा पता है क्या सोच जाता है, नीदर मतलब दोनों नहीं. अगर मैंने दोनों बोलना होता तो मैं बोथ नहीं यूज कर लेता गाइस. सोच के देखो, बोथ ऑफ देम आर नॉट वर्किंग. नीदर का क्या लॉजिक है? नीदर ऑफ देम आर नॉट वर्किंग नहीं, नीदर ऑफ देम इज वर्किंग. तो ये याद रखना, इन वर्ड्स के साथ वर्ब जो होगी वो हमेशा क्या रहेगी? सिंगुलर. कब? अगर सेंटेंस में आइदर और नीदर विदाउट और एंड नॉर यूज हो रहे हैं. क्यों? आइदर मतलब क्या होता है? या तो ये वाला एक या ये वाला एक, दोनों में से कोई एक. और नीदर का मतलब क्या होता है? ना तो ये वाला एक और ना ही ये वाला एक. तो ये भी सिंगुलर की ही बात करते हैं हमेशा. एंड दे विल ऑलवेज टेक अ सिंगुलर वर्ब. जैसे एग्जांपल देखना, आइदर ऑफ द टू बुक्स इज यूजफुल फॉर योर प्रिपरेशन. नीदर ऑफ योर आंसर्स was correct in the last mock test. Either of the strategies, either of the strategies, दोनों में से कोई एक, seems promising at the first glance. Neither of the candidates has been selected for the scholarship. Either of the laptop works fine for basic programming. Neither of the teams is willing to concede defeat. Either of the two plans looks practical, but both cannot be chosen. सो आइदर एंड नीदर जब और नॉर के बिना आते हैं ना, तो ये हमेशा क्या रखते हैं? सिंगुलर वर्ब रखते हैं. क्लियर है गाइस? सिंगुलर वर्ब. हाँ, अब करते हैं जब ये और नॉर के साथ आते हैं. ये भी सवाल आ रहा होगा, सर और नॉर के साथ आएंगे तो क्या होगा? अब समझने गाइस, ये तीन पैर याद रखना आज के बाद. आइदर और, नीदर नॉर, एंड नॉट ओनली बट ऑल्सो. अब इन तीनों में रूल क्या कहता है कि अगर इन कंजंक्शंस के पेयर से अगर दो नाउन जुड़े हैं तो कौन सा नाउन वर्ब डिसाइड करेगा? जो नाउन वर्ब के ज्यादा नजदीक होता है. क्यों? आइदर और का मतलब क्या होता है गाइस? देखना, या ये, मैंने अभी अभी क्या किया था, आइदर और का मतलब क्या है? या ये या वो. अब सवाल ये है कौन, ये वाला या ये वाला, ए या बी? आप डिसाइड नहीं कर सकते. जैसे मैं बोला आइदर इंडिया और चाइना. हाँ जी गाइज, या तो इंडिया या फिर चाइना इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट प्रोडक्शन फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड. अब या तो इंडिया बनने वाला है या चाइना तो है ही, चलो ऑलरेडी. तो लेकिन आगे चल के तो इन दिस सेंचुरी आइदर इंडिया और चाइना विल बी द फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड. सो बेसिकली आप किसकी बात कर रहे हो, इंडिया की या चाइना की? सर दोनों की बात कर रहे हैं, लेकिन सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है? सवाल तो ये है ना. अब आप डिसाइड कर सकते हो इंडिया सब्जेक्ट है या चाइना सब्जेक्ट है? नहीं. तो क्या डिसाइड करेंगे फिर हम? कौन डिसाइड करेगा वर्ब को? जो नाउन वर्ब के ज्यादा नजदीक होगा वो उसको इन्फ्लुएंस करता है. सेम नीदर नॉर में, नीदर रशिया नॉर अमेरिका, हाँ जी, इज रेडी या आर रेडी टू स्टॉप द वॉर इन यूक्रेन. ना तो रशिया रेडी है ना अमेरिका रेडी है.
वॉर रोकने को। सो नीदर अमेरिका नॉर रशिया वॉज रेडी या वर रेडी, ना अमेरिका रेडी है ना रशिया रेडी है को, लेकिन किसकी बात किसकी हो रही है, क्या आप डिसाइड कर सकते हो? नहीं। तो फिर कौन सब्जेक्ट कौन होगा, क्या आप डिसाइड कर सकते हो? नहीं। तो फिर वर्ब कौन डिसाइड करेगा? जब सब्जेक्ट में आप डिसीजन नहीं ले सकते ना कौन ये या वो, तो याद रखना जो नाउन वर्ब के ज़्यादा नज़दीक होता है वो वर्ब को डिसाइड करता है। जैसे मैं बोलता हूँ नॉट ओनली इंडियंस बट ऑल्सो क्या बोलते हैं, नॉट ओनली इंडियंस बट ऑल्सो रशियंस एग्री या एग्रीज। अब रशियंस प्लूरल है, जो वो नाउन के नज़दीक है, तो वो वर्ब को डिसाइड करता है। तो गाइस याद रखना जो नाउन और के बाद, नॉर के बाद या बट ऑल्सो के बाद आता है ना, ये वर्ब को डिसाइड करते हैं। क्यों? क्योंकि ये वर्ब के ज़्यादा नज़दीक होते हैं। और जब सब्जेक्ट डिसाइड नहीं किया जा सकता, मतलब ग्रामेटिकली डिसाइड नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक प्रोबेबिलिटी आ गई ना, या ये या वो, 50-50% चांस है या ये सब्जेक्ट हो या वो सब्जेक्ट हो। तो जब ऐसे प्रोबेबिलिटी आ जाती है ना, जब सब्जेक्ट डिसाइड नहीं कर सकते, तो जो नाउन वर्ब के ज़्यादा नज़दीक होता है वो उसको इन्फ्लुएंस करता है। तो जैसे अ डॉक्टर, एग्जांपल देखना गाइस, अ डॉक्टर और अ नर्स इज अवेलेबल। क्यों? सब्जेक्ट कौन है यहाँ पर? नर्स। वो नज़दीक है वर्ब के, वो डिसाइड करेगा। हाँ जी, नीदर द मैनेजर नॉर द असिस्टेंट, सब्जेक्ट कौन है यहाँ पर? असिस्टेंट, क्योंकि वो नज़दीक है वो वर्ब को इन्फ्लुएंस करेगा। लॉजिक मैंने एक्सप्लेन कर दिया ये क्यों होता है, अब आप रूल याद रखो। ठीक है कि नीदर नॉर आइदर और या नॉट ओनली बट ऑल्सो में जो नाउन वर्ब के ज़्यादा नज़दीक होता है वो वर्ब को डिसाइड करता है। तो नीदर द मैनेजर नॉर द असिस्टेंट वॉज प्रेजेंट इन द मीटिंग। ये देखने का इस आइदर द प्राइम मिनिस्टर और द कैबिनेट मेंबर्स, अगर एक सिंगुलर हो जाए और एक प्लूरल हो जाए तो इस सिचुएशन में क्या करेंगे हम? मैंने बोला ना, याद रखो जो नाउन वर्ब के ज़्यादा नज़दीक होगा वो उसको इन्फ्लुएंस करेगा। तो क्या आएगा यहाँ पर? आर। सो आइदर द प्राइम मिनिस्टर और द कैबिनेट मेंबर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस पॉलिसी। नेक्स्ट देखना गाइस, आइदर द स्टूडेंट्स और द टीचर, अब पहले प्लूरल आ गया फिर सिंगुलर आ गया, तो क्या होगा? जो नाउन नज़दीक है वो उसको इन्फ्लुएंस करेगा। आइदर द स्टूडेंट्स और द टीचर इज सपोज टू आंसर द क्वेश्चन। हाँ जी, नॉट ओनली द प्लेयर्स बट ऑल्सो द कोच इज डिसअपॉइंटेड विद द रिजल्ट। अब आप सोच रहे होगे सर ये हमें रूल्स की पीडीएफ मिल सकती है क्या? यस, आपको ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका डिस्क्रिप्शन आपको, मतलब जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, और वहाँ पे ये डेली ये पीडीएफ्स अपलोड होती हैं आपके लिए। तो यू कैन फाइंड दिस एंड मेनी मोर सच पीडीएफ्स फॉर एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो गो ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल गाइस, लिंक नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। सो नॉट ओनली द प्लेयर्स बट ऑल्सो द कोच is disappointed with the result. Not only the director but also the employees, कौन नजदीक है? employees वर्ब के ज्यादा नजदीक है, क्या आएगा? are opposing the merger. Neither the MPs nor the ministers, ठीक है, were willing to take responsibility. Next, neither his friends nor he इज रेडी टू अपोलोजाइज। अगर उल्टा होता, नीदर ही नॉर हिज फ्रेंड्स, फिर क्या आता? आर रेडी टू अपोलोजाइज। तो आइदर और, नीदर नॉर और नॉट ओनली बट ऑल्सो में क्या रूल बनता है गाइस? जो नाउन वर्ब के ज्यादा नजदीक होता है वो उसको इन्फ्लुएंस करता है। रीजन बीइंग, क्योंकि जब आप डिसाइड नहीं कर सकते कौन सब्जेक्ट है, तो जब ग्रामेटिकली सॉल्व नहीं होता सेंटेंस तो उसको वर्बली सॉल्व किया जाता है, बोल के। और जो बोलने में आता है वो क्या आता है कि जो नाउन वर्ब के ज्यादा नजदीक होता है वो उसको इन्फ्लुएंस करता है। क्लियर है गाइस? दैट वाज रूल नंबर 8। चलिए रूल नंबर 9, अ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ। ये एक्सप्रेशन याद रखना आज के बाद गाइस, ठीक है? अगर कभी सेंटेंस की स्टार्टिंग में आपको स्टार्टिंग में अ नंबर ऑफ मिलता है और आगे कुछ भी दिया हो आपको, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन ये है इसके साथ वर्ब क्या रहेगी। और सिमिलरली अगर आपको सेंटेंस की स्टार्टिंग में द नंबर ऑफ दिया हो तो, और आगे कुछ भी दिया हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके साथ वर्ब क्या रहेगी। अब मे भी शायद आप सोच रहे होगे सर अ नंबर, अ मतलब एक होता है, तो अ के साथ सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए, और द प्लूरल में भी यूज हो जाता है तो द के साथ प्लूरल आनी चाहिए। बट गलत, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। देखना गाइस, अ नंबर ऑफ विल ऑलवेज टेक अ प्लूरल वर्ब, जबकि द नंबर ऑफ विल ऑलवेज टेक अ सिंगुलर वर्ब। ये है इसका कॉन्सेप्ट। क्यों है गाइस? अ का मतलब एक तो होता है, लेकिन अ का मतलब होता है रैंडम कोई भी एक। ठीक है? जैसे अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का मतलब क्या हुआ? बहुत सारे स्टूडेंट्स। अ नंबर ऑफ प्लेयर्स, अ नंबर ऑफ पीपल,
बहुत सारे प्लेयर्स, बहुत सारे लोग। तो अ नंबर ऑफ बेसिकली मीन्स बहुत सारे। तो बहुत सारे बोलने की वजह से इसके साथ क्या आता है, प्लूरल वर्ब। लेकिन द नंबर ऑफ का मतलब क्या होता है, द यूज होता है स्पेसिफिक के लिए। सो द नंबर ऑफ मीन्स दैट पर्टिकुलर नंबर ऑफ, जैसे द नंबर ऑफ डेथ्स ऑन हाईवेज इज इंक्रीजिंग या आर इंक्रीजिंग। ये जो हाईवे पे होने वाली जो डेथ है, उसकी जो संख्या है, वो जो नंबर है, वो नंबर बढ़ रहा है। सो द नंबर ऑफ डेथ्स ऑन द हाईवेज आर इंक्रीजिंग, नहीं इज इंक्रीजिंग। तो आपको ये याद रखना है गाइस, अ नंबर ऑफ विल ऑलवेज टेक अ प्लूरल वर्ब, whereas द नंबर ऑफ विल ऑलवेज टेक अ सिंगुलर वर्ब। ठीक है, सो याद रखना, द नंबर ऑफ फोकसेस ऑन द फिगर इटसेल्फ, वो नंबर की बात करता है सिंगुलर में। और अ नंबर ऑफ रेफर्स टू सेवरल, मतलब प्लूरल, बहुत सारे। सो द नंबर ऑफ focuses on the digit, whereas a number of refers to several, plural. तो एग्जांपल देखना, the number of accidents on highways is rising alarmingly, यही मैंने भी एग्जांपल दिया था आपको। the number of seats in the auditorium are limited या is limited to 200, के ऑडिटोरियम में सीट्स की जो संख्या है वो 200 तक सीमित है। संख्या, तो द नंबर संख्या की बात करेगा। द नंबर ऑफ कंप्लेंट्स अगेंस्ट द एयरलाइन आर शॉकिंग, इज शॉकिंग, कि एयरलाइन के अगेंस्ट जो कंप्लेंट्स हैं उनकी जो संख्या है वो खतरनाक है, शॉकिंग है। द नंबर ऑफ कोविड-19 केसेस इज डिक्लाइनिंग इन द सिटी। मुझे पता है आर का मन कर रहा है केसेस को देख के, लेकिन सब्जेक्ट आगे से बनता है, याद है ना। सो द नंबर ऑफ कोविड केसेस इज डिक्लाइनिंग इन द सिटी। लेकिन वहीं पे अगर हम अ नंबर ऑफ से देखेंगे, देखना, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर एब्सेंट ड्यू टू इलनेस, a number of reforms have been introduced in the banking sector. A number of experts believe the economy will recover. A number of farmers are protesting against the new bill. So the number of will always take a singular verb, whereas a number of will always take a plural verb. ये याद रखना बड़ा मुश्किल होता है गाइस, क्यों? अभी तो आपको समझ आ रहा है सुन के, हाँ सर ठीक बोल रहे हो आप। लेकिन जब ये एग्जाम में आता है ना, तो जल्दीबाजी में अंडर प्रेशर इसको याद रख पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इसको अब आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जैसे द नंबर ऑफ अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन वेरी लार्ज, हैव बीन वेरी लार्ज। द नंबर ऑफ अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन वेरी लार्ज। द नंबर ऑफ फ्रॉड्स in this organization has led to या have led to poor financial output. The number of frauds in this institution has led to, तो द नंबर ऑफ वाला याद रखना। अ नंबर ऑफ वाला तो फिर भी कभी कहीं ना कहीं हमें याद होता ही है। अ नंबर ऑफ बॉयज आर प्लेइंग, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर प्रोटेस्टिंग, अ नंबर ऑफ पीपल वर शाउटिंग द स्लोगन्स, तो ये तो हम बोलते रहते हैं। लेकिन द नंबर ऑफ और अ नंबर ऑफ का यही फर्क है जो आपको अब यहाँ पर याद रखना है। क्लियर है गाइस? सो दैट इज रियली रियली इंपॉर्टेंट है। चले गाइस, तो ये था आपका रूल नंबर 9। आप करते हैं अपना लास्ट रूल, रूल नंबर 10। ठीक है, मोर देन वन प्लस इसके बाद क्या आता है, मोर। एग्जाम्पल देता हूँ गाइस, एग्जाम्पल से समझना। मोर देन वन सोल्जर, यस गाइस, इसके साथ क्या आनी चाहिए, वर्ब, इज या आर। मोर देन वन सोल्जर इज या मोर देन वन सोल्जर आर। और अगर मैं ऐसे बोल दूं मोर सोल्जर्स देन वन, अब ये एक ना फ्रेज होता है गाइस, जो बहुत ही टिपिकल फ्रेज है इंग्लिश लैंग्वेज में, जो एग्जाम में पूछा जाता है कभी कभी। तो मोर देन वन सोल्जर इज या मोर देन वन सोल्जर आर। अब मन तो क्या कह रहा है, मन तो कह रहा है सर प्लूरल आना चाहिए, क्योंकि एक से ज़्यादा सोल्जर हैं। लेकिन गाइस आपको इसमें ना लॉजिक लगाना होता है। जो जो सेंटेंस में सब्जेक्ट गिवन है उसको देख के लगाना होता है। सो मोर देन वन सोल्जर आर नहीं, मोर देन वन सोल्जर इज बोला जाता है। मोर देन वन सोल्जर इज। लेकिन अगर ये दिया हो मोर मोर सोल्जर्स देन वन, अब इसके साथ क्या आएगा, मोर सोल्जर्स देन वन आर, ये याद रखना है आपको। तो मोर देन वन सोल्जर इज, लेकिन मोर सोल्जर्स देन वन आर। जैसे एग्जांपल देखना गाइस, even though the meaning is plural the structure takes singular verb. Examples: more than one student was late for the examination, more than one employee has complained about the new policy, more than one candidate is suitable for this position, more than one book was missing from the library shelf, more than one soldier has been awarded for bravery. So more than one student were late नहीं होगा, मोर देन वन स्टूडेंट वॉज लेट, क्योंकि सब्जेक्ट देख के चलो यार आप सेंटेंस में, सिंपल सी बात है। सब्जेक्ट कौन है, वन स्टूडेंट, तो वर्ब क्या रहेगी, सिंगुलर। लेकिन अब काउंटर रूल देखना, अगर वही हम ऐसे बोल दें मोर के बाद पहले प्लूरल नाउन लगा दें और फिर लगाएं देन वन,
तो फिर हमें क्या लगाना है, व्हेन अ प्लूरल नाउन कम्स फर्स्ट द सेंस इज क्लियरली प्लूरल सो द वर्ब मस्ट बी प्लूरल। जैसे मोर स्टूडेंट्स देन वन, अब यहाँ पे सब्जेक्ट ही कौन है, स्टूडेंट्स, तो क्या रहेगा, वर एब्सेंट फ्रॉम द क्लास टुडे। मोर बुक्स देन वन have been misplaced during the shift. More issues than one were raised in the parliamentary session. More reasons than one have been cited for the company's failure. And more cities than one are affected by the severe cyclone. So more students than one was absent नहीं, more students than one were absent. So ये दो phrases याद रखना guys, more than one and more पहले plural noun और फिर than one. तो more than one boy was and more boys than one were. तो ये 10 रूल्स थे गाइस जो आपको अपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में सीखने थे, समझने थे और पढ़ने थे इनको अपने एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो आई होप दिस विल हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन एंड इन योर जर्नी हेड, एंड आई एम श्योर दिस विल हेल्प यू इन द लॉन्ग रन। तो आई होप गाइस आपको क्वालिटी अब समझ आ रही है हमारे लेक्चर्स की, हम किस तरह से आपको इंग्लिश पढ़ाते हैं, कैसे आपको हर चीज़ को एक लॉजिकल वे में एक्सप्लेन करते हैं। तो गाइस कम जॉइन अस and streamline your preparation and make your journey constructive and fruitful for yourself. Guys, अगर आपको कोई भी doubt हो regarding our courses, regarding anything at all, please feel free to call us on this number during the office hours, which is 8146207241, or you can also drop us an email at hello@edutab.co.in. That's our official email ID. So thank you so much once again, guys. Keep on working hard, keep on giving your best, and I'm sure you will come out with flying colors. So thank you एंड हैव अ गुड टाइम। नेक्स्ट वीक मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, और बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है अगला, सो मेक श्योर यू डोंट मिस दैट। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू।